हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज आपके लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू लाइव वीडियो, जिससे कि आपको आज करवाने वाले हैं 100 एमसीक्यू पीवाईक्यू रहेंगे। जो जैसे कि आप लोगों को अभी तक पता है कि हमने ऑलरेडी 4 जो चैप्टर हैं वो कवर कर लिए हैं। इसमें हमने कम से कम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्वेश्चन करवाए थे बहुत सारे, और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू करवा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सारे क्वेश्चन हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं। और अभी तक हमने ऑलरेडी कवर किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है और नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। इन सब के पीवाईक्यू अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे जाके पीवाईक्यू कवर कर सकते हैं, है ना। और पीवाईक्यू आपको पढ़ना कंपलसरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो बिना देरी के हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग करने का प्रयास करें पहला क्वेश्चन। आप लोग बताइए, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को सही से? आवाज़ आ रही है? कमेंट कीजिए एक बार। आप लोग बताइए, आवाज़ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कमेंट करिए भाई लोग, जल्दी जल्दी। क्या है इसका आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बताइए, हमारे जो शरीर में है ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी जो बॉडी में है, ग्लूकोज होता है। ये ईंधन का काम करता है। किस चीज का? ईंधन का काम करता है। ईंधन का काम कौन? ग्लूकोज, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये ग्लूकोज का काम करता है और उसका ऑक्सीकरण होता है ना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें मिलती है एटीपी में। तो इसको याद रखना। एडा और एटीपी का फुल फॉर्म, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसका क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुवेट का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुवेट का विघटन कहाँ होता है? कमेंट कीजिए भाई लोग, जल्दी जल्दी। जो इसका अपघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बनता है? ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बनता है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज से पाइरुवेट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज से पाइरुवेट कहाँ बनता है, तो बनता है कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या, कौन सा श्वसन कहलाता है? अवायवीय श्वसन से मतलब है आपका कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ना हो, है ना। तो डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। किसकी अनुपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन नहीं होगी तो किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा में भर जाते हैं। अंतःश्वसन, अंतःश्वसन यानी कि इनहेलेशन, मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो जो फेफड़े भर जाते हैं, किससे, किस कारण भर जाते हैं? डायफ्राम के ऊपर उठने से भर जाते हैं। बताइए, किसके कारण फेफड़े हवा से भर जाते हैं? संकुचन के कारण, विस्तार के कारण, या डायफ्राम के उठने के कारण? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े के विस्तार। जैसे ही मतलब वायु हम सांस लेंगे तो फेफड़े भर जाएंगे ना हवा से, वायु से, तो उसमें क्या होगा? फेफड़ों का विस्तार हो जाएगा। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःश्वसन द्वारा होता है वायु के अंतःश्वसन, फेफड़ों की अभिस्फीति, पसलियों के ऊपर उठने का, डायफ्राम के संकुचन। बताइए।
निःश्वसन, निःश्वसन मतलब एक्सहलेशन, मतलब कि जब वायु का निकालते, सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं डेथ द्वारा होता है, क्या होता है, वायु का अंतःश्वसन, ये तो नहीं होगा। फेफड़ों की अभिस्फीति, तो अभिस्फीति तो होती है, लेकिन पसलियों के ऊपर उठने के कारण होता है। डायफ्राम के संकुचन, डायफ्राम का जो आकार होता है वो होता है एस टाइप का, है ना। तो जब डायफ्राम अपनी मौलिक अवस्था में आता है, अपनी सामान्य स्थिति में, ऐसी सामान्य स्थिति होती है, तो यहाँ पर जो फेफड़े होते हैं इस टाइप से फेफड़े होंगे, तो एक होगा इस टाइप से, तो इसको ये दबा देता है, तो यहाँ से सांस निकल जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तो इसकी अवस्था कुछ इस प्रकार से हो जाती है, सीधे हो जाता है, ये नीचे टाइप आ जाता है और सीधे हो जाता है ना। डायफ्राम के संकुचन के कारण क्या होता है, निःश्वसन के डायफ्राम के संकुचन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जो सांस छोड़ते हैं उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, बताइए। हम लेते हैं जो हम लेते हैं 100%, तो उसमें तो 79% ही मान के चलिए कि नाइट्रोजन होगी, है ना। 25%, 78 मानिए आप इसको, है ना। 28 मान 21 मान लीजिए O2 के लिए, और 1% मान लीजिए आप अदर। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% के लगभग ऑक्सीजन हम लेते हैं, और 16.4 के लगभग हम इसको हम छोड़ते हैं, किसको, O2 को। तो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है जो हम छोड़ते हैं, मतलब एक क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकना। हम जो सांस छोड़ते हैं उस हवा में, तो हम 21% जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें 16% छोड़ते हैं, जबकि हम छोड़ी गई हवा में CO2 4.4 छोड़ते हैं, मतलब ले छोड़ेंगे तो 100%। तो जब जो ये 20% O2 लेते हैं, तो इसमें से हम पर क्या करते हैं, 16.4 O2 छोड़ते हैं, और इसमें 4.4 मान के चलिए आप CO2 छोड़ते हैं, है ना। तो CO2 छोड़ते हैं 4%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में वायु कोष्ठिका की संख्या के लगभग कितनी होती है। तो वायु कोष्ठिका होते हैं जिन्हें हम एल्वेओली कहते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी लगभग दोनों फेफड़ों को मिला के होती है 300 से 400 के लगभग। तो यहाँ पर हम जो RRB ने है वो 300 मिलियन यहाँ पर करेक्ट आंसर माना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में स्वर्ण श्वसन वर्णक कौन सा है। जो मानव शरीर में है श्वसन का वर्णक, तो जो श्वसन वर्णक, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यह रक्त में ऑक्सीजन के जो परिवहन के लिए है जिम्मेदार होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन। लाल रंग का वर्णक है ये हीमोग्लोबिन, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट, जो मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है। तो इसका नाम ही लाल, है ना, लाल होती हैं, और हीमोग्लोबिन से होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं, लाल, है ना। तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, किस चीज़ के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में कुछ इस प्रकार के होते हैं ना, अपन जो पुरुषों का, आप ज़्यादातर पुरुषों का देखा जाता है, पुरुषों को इस टाइप से छल्ले दिखते हैं गले में, दिखते हैं। तो गले में छल्ले किस चीज़ के होते हैं, वो मांसपेशी के होते हैं, हड्डी के होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। मांसपेशी के होते हैं, नहीं। जोड़ के होते हैं, नहीं। उपस्थिति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है। फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली होती है, क्या कहा जाता है, बताइए। पेरिकार्डियम कहा जाता है क्या, नहीं। इसको कहा जाता है फुफ्फुस झिल्ली, फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है, इसको प्लोरा भी कहते हैं।
इससे क्या होता है, रगड़ नहीं पाते है ना, जो वो होते हैं फेफड़े रगड़ नहीं पाते, तो रगड़ से बचाता है क्या, फुफ्फुस झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने ये लाइन देखी कि नहीं लिखी यहाँ पे, पढ़ेंगे उतना काम आए जितना है, यानी कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम आएगा, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हमारा होगा प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी रिजल्ट आया ग्रुप डी का, और इसमें हमारे 15 बच्चों का 80+ स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम होती है, मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम कब होती है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहा है कि ये 15 बच्चे, फिर 15 बच्चों के कुछ 40 बच्चों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने 1 महीने पढ़ाया था, 1 महीने पढ़ाया था सिर्फ 40 बच्चों को, उसमें से 15 बच्चों के बढ़िया हैं, और बाकी के भी 70 से 80 के बीच में हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आई नहीं। मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम कब होती है, मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम होती है दौड़ते समय। श्वसन दर का क्या संबंध है भाई, अपन जैसे ही दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं तो सांस एकदम तेज लेते हैं, है ना, तो कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी श्वसन दर बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो सांस लेते हैं तो वो सांस जो अंदर आती है श्वसन में बनती है, श्वसन के एक पूरी क्रिया में एनर्जी बनती है, हमारी बॉडी में क्या बनती है, एटीपी में एनर्जी। तो जितना हम काम करेंगे उतनी ज़्यादा एटीपी जरूरत होगी, और जितनी ज़्यादा एटीपी जरूरत होगी उतनी जो सांस चाहिए। दौड़ते समय भाई हम मेहनत करेंगे, दौड़ते समय मेहनत करेंगे तो हमें एटीपी जरूरत होगी, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तो इसमें दर्द तो ज़्यादा होगी, तो ये तो ज़्यादा होगी, तो ये तो नहीं होगा। खाना खाते समय भी हम एक कार्य कर रहे हैं, है ना, मुंह चला रहे हैं, पेट में भी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए भी सांस की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें तो ये भी नहीं होगा। सोते समय हम कोई काम नहीं कर रहा है, सोते समय हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो भाई हमें एनर्जी की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा विमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है। जब भी O2 उपस्थित हो तो वो कौन सा श्वसन होगा, बताइए, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन भी आ सकता था यहाँ ऑप्शन में, लेकिन नहीं, तो यहाँ पर वायु श्वसन है, ये राइट आंसर। अवायु श्वसन यानी कि O2 नहीं होगी। और ग्लाइकोलाइसिस कौन सी प्रक्रिया है, जब ग्लाइकोलाइसिस वो प्रक्रिया है जब क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज ग्लूकोज को पाइरोबिक में बदलते हैं ना, तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जल अपघटन को पता ही होगा, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किसके जमा होने के कारण होता है। जब हम बहुत सारी व्यायाम करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी ऑक्सीजन की एक लिमिट से सप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि जितनी डिमांड हुई, एक लिमिट से होती है, क्योंकि फेफड़ों का आकार ही बराबर है, तो फिर जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती जहाँ पर, जिस मांसपेशियों में, वहाँ पर होता है अवायवीय श्वसन। वहाँ पर कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना, लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड किसमें बनता है अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप, मानव में। और अगर हम बात करें कि अवायवीय फलस्वरूप और एल्कोहल किसमें बनता है, थाइल एल्कोहल, तो ये बनता है ईस्ट में, ईस्ट में, है ना। तो हमारे मानव बॉडी में तो लैक्टिक अम्ल बनता है अवायवीय श्वसन से, कि वायुजन की सप्लाई हो नहीं पाती है ना, तो उस कंडीशन में राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और अगर ईस्ट का पूछता कि अवायवीय श्वसन द्वारा ईस्ट में क्या बनता है, तो एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? फेफड़ों की जो कार्यात्मक इकाई है वायु कोष्ठिका, एल्वेओली, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 का आंसर बताइए। श्वसन प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? हमने बताया था आपको कि 78% हम लेते हैं नाइट्रोजन, बताया था, 28% ऑक्सीजन और 1% अदर, अभी बताया था मैंने। तो इसमें से इसका तो भाई ये आता है कितना, O2 आता है 21% और लास्ट में हम 16% छोड़ देते हैं, 16% छोड़ देते हैं और 4% लेते हैं। 4% इसकी जगह ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो प्लस 4% या 4.5% क्या हो जाएगा, CO2। तो ये तो हो गई, लेकिन 78% हम नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन 78% ही छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन तो 21 लेते हैं और 16 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते नहीं और छोड़ते हैं, जलवाष्प का नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है? एक पूरा चक्र क्या है सांस लेने का, सांस लिए और छोड़ दी। कोशिकीय श्वसन, गलत। स्फीति और विस्तार, बिल्कुल भी गलत। केवल गैसों का मिश्रण, रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है प्रस्रवण निःश्वसन, मतलब कि सांस लेना और सांसों को छोड़ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? विसरण क्या कहलाता है बताइए? विसरण प्रक्रिया, विसरण कभी पूछे तो विसरण कहलाती है कि अधिक से कम की ओर, जैसे इधर एक कुछ चीज अधिक है और इस साइड जा रही है, तो वो इस साइड जाएगी, फिर अधिक चीज अधिक से कम की ओर जाती है ना, तो कहलाता विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वायु कोष्ठिका, ऐसे कोपिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वास नलिका के ऊपरी भाग पर स्थित एक बाल जैसी संरचना जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है, उसे क्या कहते हैं? ये गले में होता है, उपकंठ या एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के कारण जो हम खाना खाते हैं वो हमारी श्वास नली में नहीं जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको याद रखिएगा, आरआरबी ये में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? बताइए। ऑक्सीजन की कमी से बनता है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड होता है ऑक्सीजन की, अभी कभी बताया था कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है, ऑक्सीजन की कमी से बनता है ये। तो उसका जो फार्मूले में कार्बन 3 होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 3 कार्बन का अणु बनता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो अनाक्षी श्वसन है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, बताइए। अनाक्षी श्वसन एक होता है ह्यूमन में, मानव में, और एक होता है ईस्ट में। तो ईस्ट में, मानव में बनता है अनाक्षी श्वसन के बाद लैक्टिक एसिड, और ईस्ट में बनता है क्या, एथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर तो दोनों दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर एथाइल एल्कोहल लगाएंगे, क्योंकि जो मानव में होता है उसमें थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन रहती है, लेकिन एथाइल एल्कोहल ईस्ट में होता है उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं रहती, तो राइट आंसर एथाइल एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुनली का वह भाग जो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है, तो वायुनली का वो भाग जो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है क्या कहलाता है, बताइए। इस टाइप से बना जो फेफड़ा, तो इस साइड से जो आते हैं, मतलब इस साइड जो आते हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकाई, क्या कहते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोश के श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी की कितनी शुद्ध। वैसे तो अणु कहीं कहीं दिया है 32, तो यहाँ पर इसके पास में है 36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। श्वसन नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। 12 से 14 होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। श्वसन नली कौन सी होती है, जो वायु को हमारे फेफड़ों तक लाती है ना, इस साइड से। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, बताया था मैंने। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी का फुल फॉर्म अगर पूछ ले एक बार इच्छा में क्या होता है, क्योंकि एडीपी से एटीपी बनती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पर डाई आ जाएगा, यहाँ पे डी की जगह आ जाएगा डाई, और यहाँ पे टी है तो टी की जगह आ जाएगा ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस सबसे तेजी से मिलती है। तो अब सभी लोग तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर गलत है। क्यों। सबसे जल्दी जो मिश्रण होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसके साथ, रक्त के साथ। क्यों होता है इसका रक्त के साथ, बताइए। ये हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी जुड़ जाती है, मतलब ये ऑक्सीजन की तुलना में करें अगर 200 से 250 गुना जल्दी जुड़ जाती है। सॉरी, कार्बन लगा दिया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे। सॉरी, मैं बोल वो ही रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन लग वहाँ पे डाइऑक्साइड गया। श्वसन के दौरान जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पसलियाँ कहाँ जाती हैं, बताइए। जब हम सांस छोड़ते तो पतलियाँ ऊपर तो आएंगी नहीं, कहाँ जाएंगी, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जाती हैं। ऑप्शन कौन सा है, नीचे की ओर। नीचे की ओर, अंदर हो, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किण्वन फर्मेंटेशन के पश्चात कौन सी गैस निकलती है। एथाइल एल्कोहल का बनना ही किण्वन प्रक्रिया है, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। जो एथाइल एल्कोहल के साथ कौन सी गैस बाहर निकलती है, बताइए। पायरुविक एसिड से जब एथाइल एल्कोहल बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो CO2 इसके साथ निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट मतलब फर्मेंटेशन से ही बनती है शराब, कड़वन से। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बताइए। 30 कौन सा। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंढक किसके माध्यम से श्वसन करता है। बड़े होते हैं क्या मेंढक में, बिल्कुल भी नहीं होते। दोनों के माध्यम से। गलफाड़े के माध्यम से कौन करती है, मछली। त्वचा के माध्यम से करता है फेफड़ा, अरे सॉरी मेंढक। 32 वायु की अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक नेह श्वसन के बाद सांस ले सकता है क्या कहलाती है। फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है क्या, जैव क्षमता कहलाती है, या अपशेष आयतन कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए 30 को। ये कहलाती है जैव क्षमता। राइट आंसर सी। कोई ये नहीं लगाया फेफड़ों की कुल क्षमता, अपशेष आयतन या कुछ भी। राइट आंसर जैव क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये तो बच्चा ही बता देगा। एनीमिया होता है। एनीमिया में कैसे हो जाते हैं, जो इसके रोगी होते हैं बहुत पतले, खून की कमी है। आप लोग ये बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए आप लोग कमेंट में। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। अपचयी है क्या, अपचयी, बताइए। इसमें होता है अपचयन, तो कौन सी प्रकार की अपक्रिया कहलाई। अपचयन मतलब कि दो चीजों को टूटकर एक छोटी चीज बनता है, वो होता है अपचयन। तो इसमें ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है किस चीज में, बताइए।
ग्लूकोज टूट जाता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरुवेट अम्ल में ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका राइट आंसर है 686 किलो कैलोरी, है ना। आरआरबी में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा है? बिच्छू होता है उसमें श्वसन अंग कौन सा होता है, बताइए। ये होता है बुक लंग्स। ये मकड़ियों, अगर मकड़ियाँ पूछ ले तो मकड़ियों में भी होता है। मकड़ियों के लिए विशेष अंग होता है बुक लंग्स। बुक लंग्स के द्वारा भी श्वसन करते हैं। स्वररज्जु कहाँ स्थित होते हैं, बताइए। ये इस गले में होता है स्वरतंत्र, उसमें स्थित होते हैं स्वररज्जु, जिसके द्वारा हम बोल पाते हैं। तो ये स्वरतंत्र में होते हैं स्वररज्जु, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वरतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस लेते समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? जब हम सांस लेंगे, अंदर भरेंगे सांस को, तो जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम की स्थिति वैसे तो होती है कैसी, इस टाइप से। ये डायफ्राम होता है, इसका कार्य होता है फेफड़ों की मदद करना। तो जब हम सांस लेंगे तो ये पहले तो ये ऊपर रहेगा, और जब सांस लेंगे तो ये कैसा नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो चपटा फ्लैट हो जाता है। क्या राइट आंसर बी होगा? यस, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं, लोब्स, बताइए। मनुष्य के दाएं फेफड़े में होते हैं 3 और बाएं फेफड़े में होते हैं 2। तो कौन सा पूछा है? दाएं। दाएं फेफड़े में होते हैं 3 और बाएं में कितने होते हैं? अगर बात पूछे बाएं में होते हैं 2 लोब्स। ठीक है, दायां पूछा तो दाएं का 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों में गैसों के विसरण की दर किस पर निर्भर करती है, बताइए। दबाव प्रमाण पर करती है, झिल्ली की मोटाई पर करती है, गैस की विलेयता पर करती है। तो विसरण की बात हो रही है तो दबाव पे भी करेगी, झिल्ली की मोटाई पे भी करेगी, गैस की विलेयता पे भी करेगी, उपरोक्त सही। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको आपको समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर उपरोक्त सभी ही होगा। ऐसी ये दबाव की प्रमाणता पे क्यों नहीं करेगा विसरण, बताइए। झिल्ली की मोटाई पे क्यों नहीं करेगा विसरण, गैस की विलेयता क्यों नहीं करेगा, राइट आंसर हो जाएगा। मानव श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का विनिमय होता है? तो जो सबसे छोटी इकाई है उसमें होता है गैसों का विनिमय। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसमें है क्या? नहीं, एल्वियोली, सही बात है, राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। छोटे छोटी होते बिल्कुल ऐसी छोटे छोटे, इसी में होता है, इसी से निकलती हैं ऐसी रक्त वाहिकाएं। तो इनसे वो CO2 बाहर और O2 इंट्राक्ट वाहिकाओं ब्लड में मिला लेती है। कौन? ये वायु कोशिका जो होती हैं फेफड़ों में, इस टाइप से होती हैं गोल गोल। तो इनसे जो रक्त वाहिकाओं में O2 मिला लेती है और उनसे CO2 फेफड़ों में दे देती है, तो सप्लाई हो जाते हैं, बाहर चले जाती है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा नहीं है? स्वतंत्र तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर स्वतंत्र तंत्र का जो हिस्सा है, कोपिका, एल्वियोली। एल्वियोली तो सबसे छोटी इकाई है, कई बार पढ़ चुके हैं, और इसी के द्वारा आदान प्रदान होता है गैसों का, तो ये तो स्वतंत्र का हिस्सा है। ग्रसनी, यकृत। यकृत किसका है? यकृत है किसका? डाइजेस्ट सिस्टम का अंग है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम। ये गलत सही हो जाएगा, मतलब कि ये नहीं है हिस्सा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? मैंने बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कौन सी प्रक्रिया का है, तो ये स्टार्टिंग में बताया था। जो सीरियसली देख रहा है क्लास को तो उसको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है किससे कहाँ होती है, ये भी बताया था मैंने। और ग्लूकोज से पाइरुवेट का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है ना। तो ये कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेब्स चक्र की नई प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ATP, EDP और EDP का फुल फॉर्म बताइए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए आप लोग।
एटीपी में होती है। सबसे पहले ग्लूकोज में तो रहती है, फिर एडीपी और उसके बाद एटीपी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एटीपी। एटीपी के रूप में होती है संचित। मनुष्य में बायां फेफड़ा कितने पिंडों में, अभी आया था दायां, अब आया बायां। मैंने बताया था दाएं में कितने होते हैं, बाएं में, दाएं में 3 और बाएं में कितने, 2। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बायां, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। आरआरबी ग्रुप डी 2018 श्वास नली ट्रैकिया को चिपकने से रोकने के लिए उसमें क्या पाए जाते हैं, बताइए। इसमें पाए जाते उपास्थि वलय, क्या पाए जाते हैं, उपास्थि वलय, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के वलय पाए जाते हैं। तिलचिट्टा कॉकरोच किसके द्वारा श्वसन करता है, बताइए। तिलचिट्टा श्वास रंध्र के द्वारा करता है, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा। जो कीट होते हैं उनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो श्वास रंध्र के द्वारा करता है, किसके द्वारा, उन पे छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं, उनके द्वारा करते हैं श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोश के श्वसन का मुख्य आधार क्या है, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, वसा। ग्लूकोज से ही बनती है एनर्जी, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन है भाई लोग, 100, इससे बाहर नहीं आने वाला कुछ भी। सामान्य वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर क्या होती है, बताइए। 72 बार कुछ लोग लगा के आ गए थे, ये गलत है भाई, ये हृदय की धड़कने की है दर, 72 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 16। ये स्वस्थ मानव की बता रहा हूँ। और जब कोई मेहनत कर रहा है तो फिर उसकी बढ़ जाती है थोड़ी सी। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की प्रति आकर्षण क्षमता को क्या कहलाती है, बताइए। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो ये कहलाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, मायोग्लोबिन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो वही होगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है, बताइए। त्वचा से श्वसन का भी आया था एक, मछली कैसे करती है, मेंढक भी त्वचा से करता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, तिलचिट्टा, पक्षी, बताइए 52 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जलीय जीव। श्वसन क्रिया में किसका ऑक्सीकरण होता है, एंजाइम का होता है क्या, विटामिन का होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट ही टूट के लास्ट में ग्लूकोज बनता है, इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो इसका ऑक्सीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट का। स्वर तंत्र का दूसरा नाम क्या है, लिरिक्स का दूसरा नाम। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसी की मदद से बोल पाते हैं, इसीलिए वॉइस बॉक्स कहते हैं। राइट आंसर, स्वर तंत्र गले में रहता है। जब एटीपी का एक फास्फेट समूह टूटता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 होगा इसका राइट आंसर। 32 भी आता है कहीं कहीं, है ना, कहीं कहीं 32.32 भी आता है, तो इसका राइट आंसर होएगा 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है, जो श्वसन का केंद्र, मैंने अभी इसके पिछले वाले, जब इसके पिछले वाले में तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें कवर हुआ था कि क्या क्या मैनेज करता है। तो जो ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे कौन हैंडल करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्वसन तो एक वो अनैच्छिक क्रिया है ना, वो तो ऑटोमेटिक होती रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है,
बताइए। मुख्य रूप से जो ब्लड होता है उसमें मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका के द्वारा। 97% जो ऑक्सीजन होती है ये आरबीसी ही ले जाने और लाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल किससे बनता है? इथेनॉल ईस्ट में बनता है। इथेनॉल इथ इसमें ईस्ट में। इथेनॉल में ग्लूकोज का अधूरा विघटन क्या कहलाता है? बताया था मैंने। ईस्ट में होता है अवायवीय श्वसन और फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है एल्कोहल। तो क्या कहलाया? अवायवीय श्वसन। तो एंड 58 का हो जाएगा हमारा अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुनली की दीवारें किसकी बनी होती हैं? रेशेदार ऊतक की बनी होती हैं। वायुनली की उपास्थि की बनी होती हैं, चिकनी मांसपेशी में हड्डी की। 59 का हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश जिसको आती है उसको ब्रीथिंग। कोई ब्रीथिंग पढ़ लेगा तो समझ ही जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का होगा श्वासोच्छ्वास राइट आंसर। किस रोग में फेफड़ों की वायु कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? कुछ पूछ रहे हैं कि श्वसन। श्वसन में क्या होता है? पूरा एनर्जी का बनना होता है। पूरी पूरी प्रक्रिया एनर्जी बननी तक, है ना। लेकिन सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रोग में फेफड़ों की वायु कोशिकाएं एल्वेओली जो सबसे छोटी इकाई है नष्ट हो जाती है? तपेदिक। तपेदिक को क्या कहते हैं? टीबी। वातस्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धूम्रपान के कारण एल्वेओली होती है कि दीवार फट जाती है ना। तो स्फीति के कारण धूम्रपान जब होता है तो उससे इसकी दीवारें फट जाती हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से आता है? जो रक्त फेफड़ों में जो है, दो चीज़ों को याद रखना आप। इससे रक्त जाना और रक्त आना। तो शुद्ध रक्त वैसे तो बहता है किस में? धमनियों में। लेकिन जो फेफड़े में जाता है वो किसके द्वारा जाता है? सिरे के द्वारा। जो अशुद्ध रक्त है वो जाता है सराग, मतलब शुद्ध रक्त शुद्ध रक्त है जो प्रवाहित होता है वो होता है धमनी में। लेकिन जो अशुद्ध रक्त है वो जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। 62, है ना। तो इसमें जो अशुद्ध रक्त जाता है, और इसमें जब फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो वो किससे आएगा? वो आएगा फुफ्फुसरा से। तो इससे जो शुद्ध रक्त किसमें? हृदय में जाएगा फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है? फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। इस टाइप की आकृति होती है उसकी। श्वसन तंत्र के अलावा किस में सहायता करता है? और किस में सहायता करता है? ये करता है महिलाओं में। पुरुषों में नहीं, महिलाओं में। जब प्रसव होता है तो ये प्रेशर लगाता है जिससे प्रसव में सहायता होती है महिलाओं में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी। अभी इसका आप लोगों को फुल फॉर्म कमेंट करना है। को कोशिका की डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है क्या? अब नहीं कहा जाता क्या? लग तो ऐसे ही रहा है कि 64 का यही है। ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। करेंसी है, एनर्जी करेंसी। रसोई घर। अच्छा ये बताओ, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है और पावर हाउस किसे कहा जाता है? मानव फेफड़ों में दायां फेफड़े मानव फेफड़ों में दायां फेफड़े बाएं फेफड़े से डैश होता है। दायां फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से कहता होता है, बड़ा होता है छोटा होता है? तो जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा होता है। इसीलिए अभी इसमें क्वेश्चन आया था कि दाएं फेफड़े में क्या होते हैं? 3 लोब होते हैं और बाएं में
2 होते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण है कि दायां बड़ा होता है, इसलिए इसमें 3 होते हैं। अब आप बात को समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ सकते हैं? तो हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ जो ऑक्सीजन के हैं कितने अणु जोड़ सकते हैं? 4 अणु जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या का पर क्या प्रभाव होता है? ऊंचाई पे जाएंगे तो जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या है बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी या समाप्त हो जाएंगी? समाप्त तो नहीं होंगी, ये तो गलत ही हो जाएगा। स्थिर रहेंगी या बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, बताइए। स्थिर नहीं रहेंगी। क्वेश्चन पूछा है तो कम या कमेंगी या बढ़ेंगी तो जरूर। तो ऊपर जाएंगे में क्या होगा? O2 कम बनेगा, कम मिलेगी, है ना। और O2 कम मिलेगी तो RBC ज़्यादा बनेगी तो बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन करता है? अभी आया था एक क्वेश्चन कि जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन हमारी श्वास नली में क्यों नहीं जाता, तो उसका आंसर हमने लगाया था। तो बताइए, वही उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन करता है? तो एपिग्लोटिस करता है। इसी के कारण है कि जो हमारे स्वतंत्र में जो अंदर मतलब उसमें क्या बोलते हैं श्वास नली में वो नहीं जाती, क्या भोजन नहीं जाता, तो एपिग्लोटिस होता है जो गले में। रक्त में CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? कार्बोनिक अम्ल, बाइकार्बोनेट्स और कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन या बल्ले, बताइए। जो रक्त में लगभग 70% CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है। किसमें? बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। वाइट लंग बीमारी किस उद्योग के श्रमिकों में पाई जाती है? कोयला उद्योग, कपड़ा उद्योग या सीमेंट उद्योग या कागज उद्योग, बताइए। जो कपड़े के उद्योग होते हैं उनमें रुई होती है, रुई के छोटे छोटे कण होते हैं, वो श्वास में चले जाते हैं वह। तो बाइट से याद रखेंगे कि रुई रुई, तो बाइट से रुई, रुई कैसे कपड़ा बनता है, तो कपड़ा उद्योग। मानव शरीर में एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है, बताइए। थायराइडोपास्थी को कहा जाता है एडम्स एप्पल, ग्रसनी को कहा जाता है सोने को, बताइए। यहाँ 70 से 75 आ गया, 4 क्वेश्चन गायब है। तो इसको कहा जाता है थायराइडोपास्थी को। पुरुषों में ऐसे गले में नकला सा नहीं होता, उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार सांस लेने की क्रिया में कितने समय लगता है? इसमें लगभग लगता है 5 सेकंड का समय। कितना? 5 सेकंड का लगभग। जिसमें क्या होता है, 2 सेकंड का सांस लेना और 3 सेकंड का सांस छोड़ना। टाइडल वॉल्यूम क्या है, बताइए। बताइए बताइए, इसका आंसर क्या है? क्या है टाइडल वैल्यू? कमेंट कीजिए। बलपूर्वक छोड़ी गई हवा, या सामान्य श्वसन के दौरान ली गई वायु का आयतन, बताइए बताइए। अधिकतम क्षमता फेफड़ों में बची गई बलपूर्वक सामान्य श्वसन के दौरान ली गई वायु का आयतन। तो एक बार में जितना मानव ले लेता है वही कहलाया टाइडल वॉल्यूम। जितनी भी वायु ले पाता है एक बार में इनहेलेशन, तो वही कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक कौन लाता है? शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक मैंने भी बताया था भाई, देखो रिपीट क्वेश्चन
घुमा के पूछ लेगा तो क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। क्या बताया था मैंने, बताइए आप लोग जल्दी से। 78 का पसरा अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन आ गया। हाइपोक्सिया क्या है, बताइए बताइए। ऊतकों की ऑक्सीजन की कम आपूर्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? जब ऊतकों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती तो वो कहलाती अपोक्सिया, है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन नली किस प्रकार की उपकला ऊतक से ढकी होती है? बताइए। कूट स्तरित रोमक, है ना। इसमें जो मौजूद बाल होते हैं वो कचरे को बाहर ढकेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु कौन सा द्रव प्लूरल कैविटी में भरा होता है? जो सीरस नामक द्रव होता है, ये प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं इसे, जो झिल्लियों के बीच में चिकनाई रखता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीरस द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में गैसों के विनिमय के लिए उपलब्ध सतह को कौन सा क्षेत्र बढ़ाता है? कोशिका बढ़ाती हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कोशिकाएं ऐसी ऐसी बनी होती हैं, इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र ऐसी ऐसी बनी होती है, जैसे यही है। तो इसमें ऐसी ऐसी ऐसी, तो फिर इसका ये क्षेत्र बना बड़ा बड़ी करती है, जिससे ऑक्सीजन का जो प्रवाह है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छे से होता रहता है। राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। दमा का रोग का मुख्य कारण क्या है? जो दमे के रोग का मुख्य कारण क्या है, बताइए। जो श्वसन नलियों में सूजन है, ये दमे का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया का रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है, फेफड़े को करता है। राइट आंसर। वायु विसर्जन में कितने एटीपी के अणुओं को शुद्ध लाभ होता है, बताइए। 36 या 38? अभी पढ़ा था हमने। शुद्ध लाभ तो 36 या 38 होता है, लेकिन उपयोग के बाद 36 राइट आंसर हो जाएगा। सांस छोड़ते समय हवा हवा का मार्ग क्या है, बताओ। सांस जब छोड़ेंगे, छोड़ते समय पूछा है, तो पहले तो सांस छोड़ते समय कहाँ जा रहेगी? इसमें क्या बोलते हैं, कोपिका। कोपिका को क्या कहते हैं? एलिवियोली। तो पहले एलिवियोली आई गई है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। एलिवियो के बाद ब्रोंकियल्स और ब्रोंकोई और श्वास नली, और उसके बाद नाक। ये राइट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ने से क्या बनता है? ऑक्सी नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है गाइस, तो अभी इस ये और बता देते हैं आपको। 88 का 10 से 12 जो श्वास नली की लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, क्या पीडीएफ, तो आप उससे कर लीजिए कवर। और रही बात इसके इसके बाद हमने आप लोगों के लिए इसके डिटेल आंसर की पीडीएफ बना दी है ना। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर तो सबसे पहले करना है ना। और बताइए, और हम आपके लिए क्या मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास लाएं? अगर आपको मैथ्स पढ़ना है हमसे तो बता देना, प्रैक्टिस कराएंगे रोज़ 1 घंटे। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे पढ़ते रहें।